दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने शुरू की पदयात्रा। पार्टी के तमाम बड़े नेता भी रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुबह कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की विधिवत शुरुआत कर दी है। पार्टी इस यात्रा को व्यापक जनसंपर्क अभियान बता रही है और इससे संगठन को संजीवनी मिलने की उम्मीद कर रही है। राहुल गांधी ने 118 अन्य भारत यात्रियों और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की शुरुआत की। पार्टी ने राहुल गांधी समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। ये लोग कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कांग्रेस ने बुधवार को कन्याकुमारी से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की औपचारिक शुरुआत की थी और इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक लिखित संदेश के माध्यम से कहा कि ये यात्रा भारतीय राजनीति के लिए परिवर्तनकारी क्षण है तथा ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। और बड़ी खबर, केजरीवाल की आ गई बड़ी आफत। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब जांच के घेरे में आए अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, फिर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मिली शिकायत पर एक्शन लेते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव को भेज दिया है। उपराज्यपाल को भेजी गई शिकायत में किसी आदमी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी के माध्यम से बाजार भाव पर जमीन बेची और कागजों पर भाव कम दिखाया। उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों के हवाले से लोकायुक्त को मिली शिकायत में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 प्लॉट 4.54 करोड़ रुपए में बेचे और कागजों पर 72,72,000 रुपए कीमत दिखाई। आरोप है कि पत्नी के माध्यम से बाजार भाव पर भूखंड बेचे, लेकिन कागजों पर लेन देन कम दिखाया गया। यह शिकायत लोकायुक्त से होते हुए उपराज्यपाल के पास भेजी गई है और जांच की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि 25.93 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी का हेरफेर किया गया है। आगे की कार्यवाही के लिए उपराज्यपाल ने यह शिकायत मुख्य सचिव को भेज दी है। यह मामला हरियाणा के भिवानी जिले की पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला है। आपको बता दें कि अब जल्द ही केजरीवाल जांच के घेरे में आएंगे। और बड़ी खबर, भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी। अपनी मांगों पर अड़े किसान। आपको बता दें कि गन्ना भुगतान, बिजली समस्या व किसानों की भूमि अधिग्रहण जमीन में एक समान मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में चल रहा भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के निर्देश पर किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों व शुगर मिल अधिकारियों के बीच में धरना समाप्त करने को लेकर बैठक हुई, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल सका। कमेटी सदस्यों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। गौरतलब है कि किसान सोमवार की देर रात से ही कलेक्ट्रेट के सामने डेरा जमा कर बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी धरना स्थल पर हैं। किसान संपूर्ण गन्ना भुगतान और किसानों की भूमि अधिग्रहण में एक समान मुआवजा की मांग पर अड़े हैं। राकेश टिकैत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान अपना बकाया गन्ना भुगतान लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। वादे के मुताबिक 14 दिनों में बकाया गन्ना भुगतान के वादे पूरे नहीं हुए। किसानों को सरकार द्वारा हर बार झूठे वादे कर बहका दिया जाता है। कमेटी सदस्यों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक हमारा धरना जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने मायावती पर बोला जोरदार हमला। बोले अपनी ही जेल में कैद हैं बसपा प्रमुख और दिल्ली में बैठा है जेलर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जुबानी हमले काफी चर्चा में हैं। अब अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती पर जोरदार हमला बोला है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद बसपा से सपा का गठबंधन टूटने के बाद पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी वही काम करती है जो बीजेपी कहती है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बसपा ने बीजेपी की मदद नहीं की होती तो उनकी सरकार नहीं बनती। आप उनके फैसलों को देख लीजिए। आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कुछ नहीं बोला
और 2 दिन के बाद बीजेपी का समर्थन कर दिया। सपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी कैसे हारे और वो कौन सा उम्मीदवार दिया जाए, उनका टारगेट बीजेपी नहीं है, उनका टारगेट सपा है। उनके बयानों को देख लीजिए, वे बीजेपी से नहीं लड़ रही हैं, वो तो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद हैं। उनका जेलर मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि बसपा ने जब सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ा था तब भी सपा प्रमुख ने मायावती पर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। हालांकि उस वक्त मायावती ने अखिलेश यादव पर बहुत आरोप लगाए थे, लेकिन तब से अभी तक अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कभी भी नहीं बोला था। कई मौकों पर सपा प्रमुख से मायावती को लेकर सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे हर बार मुस्कुराकर बातों को टाल जाते थे। बता दें कि बीते दिनों बसपा के हर फैसलों का लगभग सीधा फायदा बीजेपी को मिला है और इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव बौखला गए और उन्होंने मायावती पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने साफ कर दिया है कि मायावती अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद हैं और जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की वकालत। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की पैरवी करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी फिर से कमान संभालते हैं तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और देश के समक्ष चुनौतियों से निपटने में भी आसानी होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आज भी लोग ये भावना रखते हैं कि राहुल जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए। 2019 में हम कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। अशोक गहलोत का कहना है कि हम चाहते हैं कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो हम सब मिलकर कोई कमी नहीं आने देंगे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ेगी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। देश के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, अगर राहुल जी अध्यक्ष बनते हैं तो इन चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी। भाजपा ने हमेशा गांधी परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी को भी निशाना बनाया गया है। भाजपा के लोग जनसंघ के जमाने से ये करते रहे हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की वकालत की है। आपका क्या मानना है कि राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, कौन होगा विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार? अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष का उम्मीदवार के सवाल पर सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय जितने भी मुख्यमंत्री और नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उनके पास बताने और दिखाने के लिए भी कुछ है और उन्होंने अपने राज्यों में अच्छा कार्य भी किया है। अखिलेश यादव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि 2024 में किसानों की बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि केसीआर ने खेतों तक पानी पहुंचाने को लेकर बढ़िया काम किया है। अखिलेश यादव ने उस सवाल के जवाब में कहा कि जिसमें उनसे पूछा गया कि वो 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर किसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी को धागा बनना पड़ेगा जिसमें सभी मोती पिरोए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत से मोती हैं। सपा प्रमुख 2024 में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर कहा कि शरद पवार भी कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने कांग्रेस पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि किसी दल के खिलाफ काम न करें, उन्हें सभी दलों को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं बड़े दलों को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो देश के पैमाने पर अच्छे फैसले लेकर आए उसके साथ खड़े हों। अखिलेश यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की उम्मीदवारी को लेकर कहा कि कम से कम हमारे पास कई चेहरे तो हैं। सपा नेता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री पद के लिए केवल एक ही चेहरा है, जो बाकी है वो भी कभी सामने नहीं आ सकते। उन्होंने यूपी सरकार के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री तो यूपी के हैं, लेकिन मंत्री दिल्ली से बनाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन मंत्रियों को हटाया जा रहा है उनका दुख पूछने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार से कोई सरकार नहीं चलाई जाती। अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान केंद्र सरकार में बनेंगे मंत्री, भादों पितृपक्ष के बाद आ सकता है बुलावा। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे और जमुई से लोकसभा सांसद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भादों और पितृपक्ष खत्म होने के बाद यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो उसमें चिराग पासवान को इसमें जगह मिल सकती है। हालांकि इसको लेकर ना तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से और ना ही
बीजेपी के द्वारा आधिकारिक पुष्टि की जा रही है, लेकिन एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी बीजेपी और चिराग पासवान के बेहतर संबंध का हवाला देकर इशारों ही इशारों में जरूर इसका इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। और बड़ी खबर, पूरे देश में पॉलिटिकल पार्टियों पर इनकम टैक्स की रेड, मुंबई की झोपड़पट्टियां भी रडार पर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयकर विभाग की छापेमारी शुरू हो गई है। ये छापेमारी करोड़ों रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग और हेराफेरी के मामले में हो रही है। इस छापेमारी की खास बात यह है कि इस बार इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर मुंबई की झोपड़पट्टियां भी हैं। मुंबई के साइन इलाके में झोपड़पट्टी और बोरीवली सहित कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी आयकर विभाग की छापेमारी लगातार दूसरे दिन जारी है। मिड डे मील डिलीवरी करने वाले व्यापारी सतीश व्यास नाम के एक व्यापारी के घर, ऑफिस और होटल में छापेमारी की जा रही है। महाराष्ट्र में 4 ठिकानों पर हो रही छापेमारी में लगभग 56 अधिकारी मिलकर छापेमारी कर रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक आईटी को जानकारी मिली थी कि पॉलिटिकल फंडिंग के बहाने टैक्स चोरी और पैसों की हेराफेरी हो रही है, इसलिए मुंबई के साइन इलाके में झोपड़पट्टियों में छापेमारी शुरू की गई। साइन इलाके की झोपड़पट्टियों में रेड ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, तो वहीं 87 छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों पर भी पूरे देश में छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि यह छापेमारी महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, हरियाणा, यूपी और दिल्ली में भी चल रही है। और बड़ी खबर, बिहार में यूपी वाली रणनीति अपना रही भाजपा। नीतीश कुमार की पलटी के बाद पहली बार बिहार पहुंच रहे अमित शाह। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद भाजपा बिहार में अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। एक तरफ भाजपा नीतीश कुमार के झटके से सत्ता से बाहर हो गई, तो वहीं अब वो इसे अपने दम पर विस्तार करने के मौके के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि पार्टी के बड़े नेताओं ने बिहार पर फोकस बढ़ा दिया है। अमित शाह बिहार का दौरा करने वाले हैं और उससे पहले नेताओं ने कमर कस ली है। खास तौर पर सीमांचल इलाके पर भाजपा फोकस कर रही है, जहां ध्रुवीकरण की संभावनाएं अधिक हैं। भाजपा ने यूपी और झारखंड की तरह ही बिहार में भी अपने दम पर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। अमित शाह 23 सितंबर को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। उससे पहले मोदी @20 पुस्तक की लॉन्चिंग के मौके पर 18 सितंबर को स्मृति ईरानी भी पटना आ रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि स्मृति ईरानी का दौरा अलग है, जबकि अमित शाह भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत आ रहे हैं। सीमांचल में प्रोग्राम पहले से तय किए गए थे, अब उसके आगे की योजनाओं पर भी काम किया जाएगा। अमित शाह ने मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में दौरे करने की तैयारी की है। इस दौरान अमित शाह भाजपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पूर्णिमा और किशनगंज में रैलियों को भी संबोधित करेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बने, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।